पर्यावरण की धरोहर को संजोकर रखनी है, ऐसे इन बच्चों को अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं मंचासीन महानुभावों का स्वागत अभिवादन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी से अब मेरा सादर अनुरोध है आपके स्वागत भाषण के लिए। मिशन लाइफ के ग्लोबल लॉन्चिंग अवसर पर हमारे मार्गदर्शन करने उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनियो गुतेरेस, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधिगण और भारत के मिशन के प्रमुख और सभी केंद्रीय मंत्री श्री एवं प्रतिष्ठित अतिथिगण, आप सभी का मिशन लाइफ के ग्लोबल लॉन्चिंग समारोह में हार्दिक स्वागत करता है। आज हम इस मंच से गौरव के साथ कह सकते हैं कि जब विश्व में ग्लोबल लीडर सोलर एनर्जी तथा ग्रीन क्लीन एनर्जी की सिर्फ बात कर रहे थे, तब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपनी दूरदर्शिता से इस विषय में ठोस कदम उठाए थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उनके नेतृत्व में गुजरात एशिया का पहला ऐसा राज्य था जिसने 2009 में एक अलग क्लाइमेट चेंज विभाग की शुरुआत की थी। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विजन से ही राज्य में कैनाल टॉप सोलर प्लांट स्थापित किए गए और सीमावर्ती क्षेत्र चारणका में 730 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना हुई है। इतना ही नहीं, विश्व जब क्लाइमेट चेंज के सामने लड़ने के रास्ते खोज रहा था, तब नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने अनूठे विजन कन्वीनियंट एक्शन पुस्तक द्वारा पूरे विश्व को इस समस्या का समाधान का मार्ग दिखाया था। पर्यावरण सुरक्षा और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के योगदान को यूएन ने भी सराहा है और 2018 में चैंपियन ऑफ द अर्थ का गौरव सम्मान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2021 में क्लाइमेट चेंज पर ग्लासगो में हुए COP26 के दौरान लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की अवधारणा को दुनिया के समक्ष रखा था। उन्होंने वैश्विक समुदाय से पर्यावरण मित्र जीवन शैली के लिए लाइफ को अंतर्राष्ट्रीय जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने की अपील की थी। अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान में कार्यरत और भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर लाइफ को एक वैश्विक आंदोलन बनाया जा रहा है, जो भारत में पर्यावरण मित्र संस्कृति और परंपरागत प्रथाओं का निर्माण करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में पहल करते हुए गुजरात ने देश में सबसे ज्यादा 4 लाख से अधिक घरों को सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के साथ कवर कर लिया है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में गुजरात ने अपनी सर्वसमावेशी और प्रगतिशील नीतियों के जरिए बिन परागत ऊर्जा क्षेत्र में 18 गीगावाट की स्थापित क्षमता की उपलब्धि हासिल की है। आज हम सब एकतानगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में उपस्थित हैं। भारत की एकता
और अखंडता के शिल्पी सरदार साहब की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा और संकल्प का परिणाम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस परिसर को इको फ्रेंडली और इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विश्व समक्ष प्रस्तुत करने हमें मार्गदर्शन दिया है। पर्यावरण रक्षा और ग्रीन क्लीन एनवायरनमेंट के हर पहलू की इस एकता नगर में आप बारीकी से अनुभूति कर सकते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में शुरू किया गया यह वैश्विक मिशन निसंदेह 21वीं सदी का सबसे बड़ा पर्यावरण आंदोलन बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और अब समय है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना से चरितार्थ और उनके दूरदर्शी नेतृत्व से अनुपालित लाइफ के सिद्धांत को दर्शाती और उसमें जन जन की भागीदारी का आह्वान करती एक लघु फिल्म के निदर्शन का। सब कहते हैं कि दुनिया बदल रही है। कभी कभी मुझे भी लगता है हमारी दुनिया बदल रही है, पर अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए। पर ये हुआ कैसे? मैं भी चाहती हूँ हमारी दुनिया बदले, लेकिन अच्छे के लिए। और जब 2030 में मैं 21 साल की हो जाऊंगी, जोश और सपनों से भरी, सिर्फ मैं ही नहीं, लाखों लोग और भी, तब क्या हमारी दुनिया हमारे सपने पूरे कर पाएगी? 2030 तक ही तो हम सब ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने का वादा किया है ना। मतलब आज से 2000 दिन बाद क्या हम वो वादा पूरा कर पाएंगे एक साथ? हाँ, बिल्कुल। शायद इसका हल हमारे पास है, बस जरूरत है तो इसे जन आंदोलन बनाने की, स्वच्छ भारत मिशन की तरह। यही तो लाइफ है। लाइफ, पता है ये मैंने सबसे पहले कहाँ सुना? ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट भारत में बना दुनिया के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी की ये सोच सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए है। किसी एक इंसान या समुदाय के लिए ही नहीं, हर राष्ट्र के लिए है। और हम सब इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं इन 5 कदमों से। पहला कदम वही जो हमारे दादा दादी, नाना नानी हमेशा करते आए हैं। सदियों से सुनते बोलते आ रहे हैं कि मौसम में लगे और आसपास उगे वही खाओ पियो, सेहत चौकस और साथ में खाने और ईंधन की बचत भी। நமது உணவுகள் இப்பொழுது மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. நாம் தினைகளை இந்த நேரத்தில் வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். ஆனால் தினைகள் நமது உணவுகளையும் மகிழ்ச்சியையும் கலாச்சாரத்தையும் அறிவிக்கொண்டு இருக்கிறது. அதனாலே நாங்கள் தினைகளை வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். दूसरा कदम, कदम उठाओ, समझे? मेरी रोज की सवारी, बस नंबर 11, मेरे पैर। मैं रोज साइकिल से ऑफिस जाता हूँ क्योंकि मेरी कंपनी हमें वॉकिंग, साइकिलिंग, कारपूलिंग के लिए एनकरेज करती है। अगर हम सब मिलके ये कर सकते हैं तो पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं। तीसरा, सही चुने और सही चुन पाए इसके लिए डिमांड भी करें। सोसाइटी में घर खरीद रहे हैं, बड़ा डिसीजन है,
पर कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल हैं, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग एंड सोलर पैनल। और इन्हें पूरा करना रियल एस्टेट इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले कस्टमर हमारे पास आते थे ब्रांड के लिए, प्राइस के लिए, वारंटी के लिए। अब कस्टमर आते हैं हमारे पास 5 स्टार रेटिंग के लिए और LED बल्ब के लिए। आजकल ज्यादातर डिलीवरी कंपनीज ई-बाइक यूज करने लगी है, अच्छा लगता है। चौथा कदम सिंपल, लाइव स्विच ऑन करने के लिए स्विच ऑफ करो। पांचवा कदम सबको बताओ और इस आंदोलन को घर घर ले जाओ। मेरे देश को अपना वादा याद है और वो वादा हम बातों से नहीं, काम से पूरा करेंगे और हर देश, हर इंसान को साथ लेके पूरा करेंगे। एक्ट टुगेदर लाइफ के लिए। तो ये है लाइफ का जन आंदोलन। विश्व भर के देश उत्साहित है लाइफ के इस अभियान में भागीदारी के लिए। अर्जेंटीना, एस्टोनिया, फ्रांस, जॉर्जिया, गयाना, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम्स, इन सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के उत्साहवर्धक और लाइफ के प्रति उनके सहयोग से सबर उनके इन संदेशों को अब आइए सुनते हैं। Buenas tardes a todos y a todas. Estoy aquí en Buenos Aires, pero no quise estar ausente en este encuentro, al que nos ha convocado el primer ministro Modi. El mundo vive un tiempo singular, un tiempo signado ya no solo por una pandemia, sino por una profunda desigualdad. Una desigualdad que hace que muy pocos concentren el ingreso y el hambre se distribuya entre millones de habitantes del mundo. El mundo además sufre una crisis porque está usando y malgastando recursos no renovables que además generan efectos en el ambiente definitivamente maliciosos. También es cierto que esa concentración y la guerra que se ha desatado ha generado un problema en la seguridad alimentaria del mundo que debe llamar la atención de todos los países de la comunidad internacional. Frente a esa realidad, tenemos que ver cómo enfrentarla. Y me parece que esta iniciativa, la iniciativa LiFE, puede servirnos en mucho a encontrar un camino. Porque uno de los caminos es hacer que los estados y la sociedad civil puedan lograr los consensos necesarios para ir poco a poco saliendo de esta crisis que hoy vivimos. Tenemos que hacer que el mundo se desarrolle, que la pobreza baje, que la igualdad aparezca. Y tenemos que lograr para eso que las producciones sean sustentables, sean innovadoras y fundamentalmente sean respetuosas del medio ambiente. Sabiendo que la primera democracia del mundo, India, se ha abocado a buscar una salida, yo me quedo más tranquilo. Y lo que no quiero es dejar de sumar a mi país en esa iniciativa, en esa búsqueda. Aquí estamos, acompañando la iniciativa LiFE para hacer que los objetivos de sostenibilidad para el desarrollo con miras al 2030 podamos hacerlo posible entre todos y todas, cada uno de los habitantes de esta tierra. Muchas gracias. Dear friends, Namaste. The need for a collective response to address climate change and biodiversity loss is stronger than ever. We are grateful to Prime Minister Modi for his leadership, together with the UN Secretary General, in launching Mission LiFE. The power of change lies in working together towards a common goal and engaging all the people and communities on the planet.
An excellent example of this is World Cleanup Day. It is an extensive one-day action that started in Estonia and has spread to 191 countries. At COP27, we will call for even more countries to join us. By the way, India has been very active in World Cleanup Day. Last year, an amazing 1.2 million people took part in this initiative in India. That is impressive. Thank you. Russia's war against Ukraine has triggered a global energy crisis. This further underlines the need to move towards renewable energy and sustainability. We can achieve even more if we combine the green transition with the digital one. We have digitized the energy network in Estonia and see the potential this has for energy savings as well as innovation. It is time for a profound change in our lifestyle. We need to place sustainability front and center. I'm glad that the climate action is one of India's G20 presidency priorities, and I wish you a successful presidency. Dear Prime Minister, dear Narendra, dear colleagues, dear friends, Namaste. I wish I could be with you in Kevadia for this very special moment. At a time when our world is subject to increasing geopolitical tensions, we have no choice but to choose cooperation over division for one single reason. No one can address global challenges, and especially climate change, on its own. The LiFE initiative is part of this agenda for stronger cooperation. I wanted to say a few words to wish you a great success in its implementation. At the current pace, if the global population reaches 9.6 billion by 2050, the equivalent of almost 3 planets could be required to provide the natural resources needed to sustain current lifestyles. Governments, businesses, people, we must therefore all cooperate and rethink our models and behaviors. Sustainable consumption is all about doing more and better with less. We are already on that track. The current surge in energy prices is leading many countries in Europe to take the path of sobriety. In France, we will reduce our energy consumption by 10%, acting all over the board in transportation, housing, industries, and other sectors. But this will not be a temporary response before going back to our old ways. What we are talking about is a paradigm shift, because we will not reach net zero by 2050 if we don't act on the demand side and substantially reduce our energy consumption. Beyond the current crisis, as the effects of climate change are already unfolding, every citizen should now be aware that it is no longer possible to use natural resources such as water as if they were inexhaustible. We need to meet this challenge together by promoting ambitious public policies in all sectors, by launching coalitions of the willing. I am pleased in that regard that France and India agreed on leading a global initiative on the end of single-use plastics, and by fostering a common partnership between citizens committed to change their lifestyles and therefore the world. The LiFE initiative, Prime Minister Modi, will give us this opportunity. France looks forward to working with India to make this initiative a success, including in the perspective of the Indian presidency of the G20 next year. Thank you for this initiative, and thank you for your attention and your commitment. Excellency Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, dear ladies and gentlemen, dear friends, I am honored and pleased to address this distinguished audience at today's remarkable event and to congratulate India for taking the lead to launch this extraordinary mission in the beautiful city of Kevadia of India. Georgia welcomes and fully supports this global initiative timely introduced by His Excellency Narendra Modi, which promotes an environmentally conscious lifestyle that focuses on the principle of mindful and deliberate utilization. In this regard, we have already taken significant steps
to fulfill our international commitments, as well as obligations under the EU-Georgia Association Agreement. To strengthen the environment-related governance systems in the country, Georgia has improved its environmental assessment systems and introduced more effective public participation mechanisms at the earliest possible stage of the environmental decision-making process. Major reforms have been carried out recently in the ambient air protection field to improve air quality throughout the country. Georgia is one of the few countries worldwide where national parks are a genuine high-level national priority, embedded in national policies and strategies. National parks of Georgia have experienced a significant increase, and nowadays it covers almost 12% of our territory. 40% of my country's territory is covered by forests. Therefore, sustainable forest management is an important priority for our government. We spare no effort to implement sustainable forest management that will support the ecological stability of forest ecosystems, enhance the socio-economic benefits for the public, and reduce the pressure on forests. In order to address the negative consequences of climate change, Georgia, in accordance with the Paris Agreement, has updated nationally determined contribution document, which sets a new 2030 climate change strategy and an action plan for mitigation measures. I am proud to state that our country stays committed to continue intensive reforms for the better protection of the environment, biodiversity, and meeting its national and international climate goals. I strongly believe that all together we can achieve our common goal and save our planet. Thank you. Our planet is under threat. More than 75% of Earth's land is substantially degraded, undermining the well-being of billions of people. Collective action is needed to protect our planet. Here in Guyana, we have started. Our forest is the size of England, storing 19.5 gigatons of carbon, one of the lowest deforestation rates in the world. So we are leading by example, and we are building a Guyana on a low-carbon development strategy 2030 that not only look at the environmental value of what we have, but also look at how we can improve livelihood options, create new livelihood options for forested communities, and help people to become prosperous whilst at the same time safeguarding our environment. I therefore wish to extend best wishes to Prime Minister of India, Prime Minister Narendra Modi, on the launching of the Mission LiFE logo and mission document, which seeks to mobilize 1 billion Indians to become pro-planet people by 2027, who will practice simple environment and climate-friendly behavior in their daily lives. Congratulations, India, for taking the lead in pioneering this movement. Guyana is committed to protecting and promoting green economic activity through actions that support the Sustainable Development Goals. Simple actions taken every day by citizens across the globe will help to harness the full potential of this collective action. We must do everything within our power to protect and preserve the environment by making the necessary lifestyle changes. All of us, we have an individual and collective responsibility as a family of humanity to do our part in protecting and safeguarding our environment so that future generations can enjoy the beauty of the world we live in. Thank you. Excellences, Monsieur le Premier ministre de la République de l'Inde, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, le changement climatique, la préservation et la protection de l'environnement est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Comme je l'ai annoncé lors de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, les solutions doivent venir de chaque nation, chaque leader et chaque citoyen. Mais surtout, les pays émetteurs doivent tenir leur engagement. Cela demande un effort commun de chaque pays pour préserver notre planète. Nous savons tous que la forêt est le poumon de la Terre, et pourtant, l'utilisation du charbon de bois et du bois de chauffe reste une pratique courante sur l'ensemble du continent africain en général et à Madagascar en particulier.
Dans mon pays, l'utilisation du charbon de bois pour la cuisson impacte la destruction d'1 hectare de forêt par an, ce qui est dévastateur, raison pour laquelle nous lançons une lutte contre la déforestation avec la promotion du clean cooking afin de réduire drastiquement l'utilisation et l'usage du charbon. Pour ce faire, nous allons favoriser l'utilisation du réchaud bioéthanol comme alternative dans chaque foyer. C'est en changeant les pratiques et les mentalités que nous pouvons changer les choses. Je suis convaincu que LiFE pourrait devenir l'un des points tournants dans notre lutte contre la crise climatique. Je remercie l'Inde, à travers son Premier ministre, qui est un leader inspirant en matière de protection de l'environnement, de nous avoir rassemblés autour de cette cause. C'est avec espoir et conviction que je vous rejoins dans cette mission. Ensemble, engageons-nous en faveur du développement durable pour un monde meilleur que nous souhaitons pour nos enfants. Mesdames et messieurs, il est temps de transformer nos discours en actions concrètes. Je vous remercie de votre attention. Bismillahirrahmanirrahim. One of the greatest breakthroughs we have made in recent years is recognizing that a clean, healthy, and sustainable environment is a fundamental human right. We must at the same time give back to nature. It is time we unpack the lessons left behind by our early ancestors. They taught us that love and respect for our natural heritage are essential for sustainable and resilient development. Prime Minister Modi's mission LiFE could not have come at a more crucial juncture. The ill effects of the climate crisis come at us with full force, growing in severity the longer we let our inactions drag on. This ambitious initiative is a call for action. Let's not end it there. You see, the best chances of our very survival is on our own hands. Together, let's reflect on our lifestyles and make swift changes towards eco-friendly habits. Simple things in our everyday lives, like choosing to walk more instead of driving, or planting trees wherever we can, all add up to redressing environmental degradation. Individual actions may appear insignificant on their own, but when pulled together, they have the power to spur transformative impact. Modi stands with the pro-planet people of India. We will do our part to make sure the health and wealth of our planet survive to benefit tomorrow's generations. Governments are joining hands with businesses around the world to address environmental issues. However, policy reforms and economic initiatives are not enough to save our planet. Lifestyle changes at the individual level and behavioral changes at the community level are needed to reduce the strain on the environment. I therefore strongly support the movement launched by Prime Minister Shri Narendra Modi ji to build on good practices at the level of individuals, communities and institutions in order to accelerate the transition to a more sustainable future. If human activities continue at the present pace, by 2050 we will need 3 planets to sustain our way of life. Business as usual is no longer an option. Allow me to end with a quote of Mahatma Gandhi. The world has enough for everyone's need, but not for everyone's greed. I congratulate Prime Minister Narendra Modi and Government of India for advancing the idea for lifestyle, for the environment. This is a pioneering movement that can help fight climate change and achieve SDGs, to build on the idea that positive changes in individual actions and behaviors are the key parts of the climate solution
that the world urgently needs. I thank the organizer for giving Nepal this opportunity to express our support to the pioneering movement such as LiFE, as well as express the need for work collectively to save our planet for better future of our people. Thank you very much. In November last year, the world came together in the UK to sign the Glasgow Climate Pact. It was a landmark deal. It showed that governments are ready to take decisive action on climate change and that we must all keep increasing our ambition. Now the energy crisis is showing once again that we need to go further and faster. As democracies, we must work together to secure energy independence and protect our economies. That's why we're turbocharging our rush to renewables. We're investing with partners like India to help build vital climate infrastructure. And we're working together to turn our net zero commitments into action. It's a real pleasure to join Prime Minister Modi in launching the LiFE initiative today, and I commend India's leadership. This is all about helping people make greener choices and live more sustainable lives. So let's keep making those long-term choices, let's keep leading the way, and let's take another big step forward together in Sharm el-Sheikh next month and with India's G20 presidency next year. Thank you, one and all. Ladies and gentlemen, the august presence of Honorable Secretary General of United Nations, Mr. Antonio Guterres, is gracing the occasion today. May I now request you, sir, to address the gathering. Please, sir. Honorable Prime Minister Modi, Excellencies, dear friends, I'm honored to be with you at the Statue of Unity to launch the Lifestyles for the Environment initiative. In these perilous times for the planet, we need all hands on deck. And I know that sometimes the enormous scale of a challenge might be reason enough to throw up one's hand in resignation. And there isn't a larger challenge in our world today than the climate crisis. But this Lifestyles for the Environment initiative is designed to highlight an essential and hopeful truth. All of us, individuals and communities, can and must be part of the solution of protecting our planet and our collective future. After all, overconsumption is at the root of the triple planetary emergency of climate change, biodiversity loss and pollution. We are using the equivalent of 1.6 planet Earths to maintain our lifestyles. And that great excess is compounded by great inequality. The combined greenhouse gases emissions of the richest 1% are more than twice the poorest 50%. So we need to urgently transform our economic systems to make them friendly to the planet and to make them equitable so all can have equal opportunity to thrive in developed and developing countries. Each one of us will have to learn to live sustainably and reduce our environmental footprint by saving energy and reducing pollution and waste, by using less plastic, by taking advantage of clean cooking technologies, by eating more sustainably and not throwing away food, by using renewable energy, and by making our money count as consumers by supporting sustainable products. And many other examples we have seen in the wonderful film that has started this ceremony. And we also need to be speaking up and demanding the leaders to support clean, green lifestyles and ambitious climate action. This is the mission of the Lifestyles for the Environment initiative that I hope can spread throughout the world. Dear friends,
I am immensely encouraged by the commitment that India has made to pursue environmentally sound policies. These efforts include a pledge to significantly increase investment and deployment of renewable energy, championing the International Solar Alliance, and joining the High Ambition Coalition for Nature and People, which aims to protect and conserve 30% of the world's ecosystems by 2030. I also congratulate India on its upcoming G20 presidency. The G20 accounts for 80% of global greenhouse gas emissions, but it also represents 80% of global GDP. So the G20 combined has the resources, the know-how and the power to end our war against nature and set us on course to more sustainable living. And central to that goal is the urgent need to pivot from economies based on fossil fuel consumption to economies powered by renewable energy. A revolution in which developed countries must invest massively, financially and in technological support to allow emerging economies themselves to also be able to present more ambitious targets. And the world counts on G20 economies to lead the way in progressively ending the use of coal by 2030 in OECD countries and 2040 in non-OECD countries. Developed countries must follow through on their commitments to provide meaningful financial and technological support to countries like India throughout this transition. We need to unleash a renewables revolution, and I look forward to working with India in driving this agenda forward. Dear friends, in 3 weeks, world leaders will meet in Egypt for the next United Nations Climate Change Conference, COP27. COP27 represents a key political opportunity to rebuild trust and accelerate action across all the pillars of the Paris Agreement: adaptation, mitigation, finance, and loss and damage. Full implementation of the financial commitments made in Paris, a quantum leap in support to adaptation in developing countries, and measurable progress and serious progress in loss and damage are essential conditions to reestablish trust between developing and developed countries around the world. With its vulnerability to climate impacts and its massive economy, India can play a critical bridging role. We have no time to lose. We are in imminent danger of failing to meet the goal of limiting global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. And our global goal has to be net zero emissions by 2050. And to achieve this, we must collectively halve global emissions from 2010 levels by 2030. And as the LiFE initiative highlights, every citizen has a role to play. And that includes everyone, everywhere, using their voice to urge their leaders to take much-needed ambitious climate action. Dear friend, as the Prime Minister of Mauritius has recalled, Mahatma Gandhi reminded us that the world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed. That perfectly captures the situation we face now. Unfortunately, for the time being, greed is prevailing over need, and we need to reverse this trend. The planet is able to support each and every one of us, but we must treat its resources with wisdom and respect. So today, let us pledge to alter our economies and our lifestyles so we are able to share Earth's resources fairly and take only what we need. And let us count on India, as it assumes the G20 presidency, to help usher in a new era of sustainability fully in line with its history, its culture, and its tradition. Thank you. Thank you, Honorable Secretary General, for your inspirational words. और अब भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अब मैं सविनय अनुरोध करती हूं कि रिमोट का बटन दबाकर मिशन लाइफ के डॉक्यूमेंट का विमोचन करें एवं लोगो और टैगलाइन को लॉन्च करें।
Thank you, dignitaries. आइए हम भी करतल ध्वनि से इस लॉन्च का, इस क्षण के हम साक्षी बने। देवियों और सज्जनों, प्रकृति के संवर्धन की संस्कृति को लाइफ के नूतन मंत्र से विश्व भर में उजागर करने की प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को दी है, जिनकी दूरदर्शिता समूचे विश्व को प्रभावित और लाभान्वित करती है। ऐसे वैश्विक नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अब सादर अनुरोध करते हैं आपके मार्गदर्शन के लिए। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी, देश विदेश से आए सभी अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों, इस गौरवशाली धरती पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। एंटोनियो गुटेरेस जी के लिए तो भारत दूसरे घर जैसा है। आपने अपना युवावस्था में बहुत बार भारत की यात्रा भी की है। गोवा से आपके पारिवारिक संबंध भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गुजरात में आज अपने परिवार के ही किसी सदस्य का स्वागत कर रहा हूं। एंटोनियो गुटेरेस जी, आपका यहां आने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे खुशी है कि मिशन लाइफ को लॉन्चिंग के समय से अनेक देश इस संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं। मैं फ्रांस के प्रेसिडेंट श्री मैक्रो, यूके के प्रधानमंत्री लीज ट्रस, गुयाना के प्रेसिडेंट इरफान अली, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट आल्वो फर्नांडिज, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, मेडागास्कर के प्रेसिडेंट एंडी रोजेज जी, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर जी, मालदीव के भाई सोली जी, अर्जेंटीना के मिनिस्टर जेरी एल्वेजी का, इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर काया कलास का हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये आयोजन हमारे राष्ट्रीय गौरव सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में हो रहा है और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लाइफ में यूनिटी ही सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा हमें पर्यावरण से जुड़े ऊंचे लक्ष्य तक तय करने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देगी। साथियों, जब प्रतिमान विशाल होते हैं तो कीर्तिमान भी विशाल होते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन गुजरात में होना बहुत मायने रखता है और ये बिल्कुल उपयुक्त भी है। गुजरात भारत के उन राज्यों में से एक है जिसने सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की दिशा में काफी बहुत कदम उठाना शुरू कर दिया था। चाहे बात नहरों पर सोलर पैनल लगाने की हो या सूखाग्रस्त इलाकों में जल स्तर बढ़ाने के लिए वाटर कंजर्वेशन का अभियान हो, गुजरात हमेशा एक प्रकार से लीडर के रूप में, एक ट्रेंड सेटर के रूप में रहा है। साथियों, क्लाइमेट चेंज को लेकर ऐसी धारणा बना दी है जैसे सिर्फ पॉलिसी से जुड़ा विषय है, लेकिन जैसे ही हम इस मुद्दे का पॉलिसी से जोड़कर देखने लगते हैं, जाने अनजाने में हमारे मन में ये बात बैठ जाती है कि इस पर सरकार ही कुछ करेगी, या फिर ये सोचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए। ये बात सही है कि सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनकी भूमिका बड़ी है
और वो इसे संभाल करने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन हम सभी देख सकते हैं कि अब इस मुद्दे की गंभीरता चर्चाओं से बाहर निकलकर दुनिया के हर कोने में, हर घर में आज नजर आने लगी है। क्लाइमेट चेंज से हो रहे बदलाव लोग अपने आसपास महसूस करने लगे हैं। पिछले कुछ दशकों में हमने इस दुष्प्रभाव को और तेज देखा है, अप्रत्याशित आपदाओं को झेला है। आज हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, हमारी नदियां सूख रही है, मौसम अनिश्चित हो रहे हैं और ये बदलाव लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। लोग खुद महसूस करने लगे हैं कि एक व्यक्ति, एक परिवार और एक समुदाय के तौर पर उन्हें इस धरती के लिए, इस प्लेनेट के लिए कुछ न कुछ जिम्मेवारी उठानी चाहिए, खुद ने भी कुछ करना चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि अपने खुद के प्रयत्न में या परिवार के साथ और अपने समुदाय के साथ मिलकर वो कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे धरती की सुरक्षा हो सके, इस पृथ्वी की सुरक्षा हो सके। इन सारे सवालों का जवाब मिशन लाइफ में है। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रयासों की कामना के साथ ही आज ये मिशन लाइफ का ये विजन दुनिया के सामने रख रहा हूं। मिशन लाइफ इस धरती की सुरक्षा के लिए जन जन की शक्तियों को जोड़ता है, उनका बेहतर इस्तेमाल करना सिखाता है। मिशन लाइफ क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई का लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक एक प्रकार से उसका विस्तार कर रहा है, जिससे हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से योगदान दे सकता है। मिशन लाइफ इस बात पर भरोसा करता है कि छोटे छोटे प्रयासों का भी व्यापक प्रभाव हो सकता है। मिशन लाइफ हमें प्रेरित करता है कि हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो। मिशन लाइफ ये मानता है कि अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके एनवायरमेंट की रक्षा की जा सकती है। ये आपको दो बहुत दिलचस्प उदाहरण देना चाहता हूं, बड़ी सरल बातें मैं बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को एसी का टेम्परेचर 17 डिग्री या 18 डिग्री सेल्सियस पर रखना बहुत पसंद होता है, लेकिन एसी का टेम्परेचर इतना कम करने के बाद यही लोग सोने के समय कंबल या रजाई का सहारा लेते हैं। एसी का हर डिग्री टेम्परेचर कम करना पर्यावरण पर उतना ही नकारात्मक प्रभाव, यानी उसको अगर हम बचा सकते हैं, कोशिश करके कर सकते हैं। यानी हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके हम तो पर्यावरण की कितनी बड़ी मदद होगी। लाइफस्टाइल से जहां भी एक और उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, हम देखते हैं कि कुछ लोग 5 किलोमीटर प्रति लीटर के एवरेज वाली गाड़ी लेकर के जिम जाते हैं और जिम में ट्रेडमिल पर जमकर अपना पसीना बहाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, अगर ये पसीना आप पैदल चलकर या साइकिल पर जिम जाकर के उठा लेते तो पर्यावरण की रक्षा भी होती और आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा होती। साथियों, लाइफस्टाइल से व्यक्तिगत और समाज के छोटे छोटे प्रयासों से कैसे बड़े नतीजे आ सकते हैं, मैं इसका भी उदाहरण देना चाहता हूं। भारत में हमने कुछ साल पहले देशवासियों से ज्यादा एलईडी बल्ब इस्तेमाल करने के लिए आग्रह किया था। मकसद ये था कि लोग को बिजली का बिल कम हो, बिजली का कम खर्च हो और पर्यावरण की भी रक्षा हो। सरकार ने एलईडी बल्ब की एक योजना शुरू की और देश का प्राइवेट सेक्टर भी इसमें भागीदार हो गया। यहां आए अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स ये जानकर के उनको हैरानी होगी कि कुछ ही समय के भीतर भारत के लोगों ने 160 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब अपने यहां में लगा दिए, परिवर्तन कर दिया। और इसका प्रभाव यह है कि 100 मिलियन टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन
हम कम कर पा गए, उसका उत्सर्जन कम कर पाए। और मैं ये आपको नोट करने के लिए जरूर कहूंगा कि ये प्रतिवर्ष हो रहा है, ये सिर्फ एक बार की घटना नहीं, हर वर्ष ये बेनिफिट होने वाला है और उसका लाभ होने वाला है। एलईडी की वजह से अब हर साल इतना उत्सर्जन कम होने लगा है। साथियों, गुजरात महात्मा गांधी की भूमि है, जन्मभूमि है, तो उन विचारकों से एक जो बहुत पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के साथ तालमेल लेकर के जीवन जीने का महत्व समझ गए। उन्होंने ट्रस्टीशिप के अवधारणा की विकसित की थी। मिशन लाइफ इस सबको पर्यावरण के ट्रस्टी बनाता है। ट्रस्टी वो होता है जो संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं होने देता। एक ट्रस्टी एक शोषक के रूप में नहीं बल्कि पोषक के रूप में काम करता है। मिशन लाइफ P3 की अवधारणा को मजबूत करेगा। P3 यानी प्रो प्लेनेट पीपल। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इस बात की चर्चा रहती है कि कौन किस देश या गुट के साथ है और कौन किस देश या गुट के खिलाफ है। लेकिन मिशन लाइफ धरती के लोगों को प्रो प्लेनेट पीपल के तौर पर जोड़ता है, उनको अपने विचार से समाहित करता है, एक कर देता है। ये लाइफस्टाइल ऑफ द प्लेनेट, ये लाइफस्टाइल ऑफ द प्लेनेट, फॉर द प्लेनेट एंड बाय द प्लेनेट की मूल सिद्धांत पर चलता है। साथियों, अतीत से सीखकर ही हम बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भारत में हजारों वर्षों से प्रकृति की पूजा की समृद्ध परंपरा रही है। हमारे वेदों में भी बहुत सटीक तरीके से कहा है कि जल, जमीन, वायु और सभी प्रकृति प्रदत्त चीजों का महत्व समझाते हैं। जैसे अथर्ववेद कहता है, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्व्या, अर्थात पृथ्वी हमारी माता और हम उसके संतान हैं। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल और सर्कुलर इकोनॉमी हमारे वर्षों से हम भारतवासियों की लाइफस्टाइल का अंग रहा है। और हम सभी जानते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में, कई देशों में ऐसी प्रथाएं आज भी है, प्रचलित है, जो हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलने के लिए प्रेरित करती है। मिशन लाइफ प्रकृति के संरक्षण से जुड़ी हर इस लाइफस्टाइल को समाहित करेगा, जिसे हमारे पूर्वजों ने अपनाया था और जिसे हम अपने जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं। साथियों, आज भारत में सालाना प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट करीब 1.5 टन ही है, जबकि दुनिया का औसत 4 टन प्रतिवर्ष का है। फिर भी भारत क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक समस्या के समाधान के लिए सबसे आगे आकर काम कर रहा है। इसने उज्ज्वला योजना शुरू की ताकि कोयले और लकड़ी से धुएं से मुक्ति मिले। हम वाटर सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर भारत में हर जिले में 75 अमृत सरोवर आज बनाने का बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। हमारे यहाँ वेस्ट से वेल्थ पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। आज भारत के पास विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी को चौथी सबसे बड़ी क्षमता के रूप में हमने उभार पाए हैं। आज हम विंड एनर्जी में भी चौथे नंबर पे हैं, सोलर एनर्जी में भी 5वें नंबर पे हैं। पिछले 7-8 वर्षों में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता करीब करीब 290% का इजाफा हुआ है। इससे हमने इलेक्ट्रिक क्षमता का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल यानी उस सोर्स को ही हासिल करने का लक्ष्य अब भी हमने समय सीमा से 9 साल पहले हासिल कर लिया है। हमने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य भी तय किया था और उसे भी समय सीमा से 5 महीने पहले ही हमने पूरा कर लिया है। अब भारत पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हाइड्रोजन इकोसिस्टम के लिए भारत पर्यावरण के अनुकूल
ऊर्जा स्रोत की तरफ भी बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है और ये गुजरात ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हब के रूप में विकसित होता चला जा रहा है। इससे भारत और विश्व के कई देशों को नेट जीरो के अपने लक्ष्य को हासिल करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, आज भारत प्रगति भी कर रहा है और प्रकृति भी का उतना ही उत्तम उदाहरण बना करके तालमेल के साथ जीने का एक रास्ता को बना रहा है। आज भारत विश्व की 5 की बड़ी अर्थव्यवस्था भी बना है। हमारा वन क्षेत्र भी बढ़ रहा है। अन्य जीवों की संख्या में भी हमारी यहाँ लगातार वृद्धि हो रही है। भारत अब दुनिया के साथ अपनी भागीदारी का और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे अभियान ऐसे ही लक्ष्यों की तरफ हमारे संकल्पों को मजबूत करते हैं। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके निर्माण का नेतृत्व करके भारत पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अपनी अवधारणा से दुनिया को अवगत करा चुका है। मिशन लाइफ इसी कड़ी में एक अगला कदम है। साथियों, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जब भी भारत और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर काम किया है, दुनिया को बेहतर बनाने को नए रास्ते मिले हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का प्रस्ताव दिया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र को समर्थन दिया था और आज संयुक्त राष्ट्र के समर्थन के कारण दुनिया के करोड़ों लोगों के स्वस्थ जीवन की प्रेरणा का योग एक कारण बन गया है। वैसा ही एक उदाहरण इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का है। भारत अपने पारंपरिक और पर्यावरण के अनुकूल मोटे अनाज से दुनिया को जोड़ना चाहता था। संयुक्त राष्ट्र ने इसका भी समर्थन किया। हम अगले साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाने वाले हैं, लेकिन अभी से दुनिया भर में इसकी चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से मिशन लाइफ को विश्व के हर कोने में, हर देश में, हर नागरिक तक पहुंचाने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। हमें एक मंत्र को याद रखना है, प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है। मुझे विश्वास है इसी मिशन लाइफ पर चलते हुए एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर पाएंगे। आप सभी का एक बार फिर मैं आभार व्यक्त करता हूं और यूएन के इस समर्थन के लिए मैं फिर से एक बार हृदय से धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय, आपकी इस प्रेरणा के लिए, लाइफ के इस महाअभियान की शुरुआत करवाने के लिए। We also thank Honorable Secretary General of United Nations for his valuable presence today. मुख्यमंत्री एवं विदेश मंत्री जी का हम हृदय से स्वागत अभिवादन करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं और आप सभी आमंत्रितों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफ के इन